नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके पूरे शरीर ढांचे के निर्माण में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बहुत अहम भूमिका होती है। ये दोनों के गुणनफल के कारण ही कोई व्यक्ति आपके रूप में संतुलित नजर आता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजी से रिलेट करने के बजाय आपके जीवन से भी रिलेट करता है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस आपके लिए। ये सिखाती है किस तरह से हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए या किस तरह से हम इसके एक गुणज के रूप में हैं। आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि डी इज इक्वल टू एच इंटू ई। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? आपने किसी भी व्यक्ति को देखा होगा, उसके किसी व्यक्ति की पुतली भूरी होती है, नीली होती है। अब ऐश्वर्या राय को ही ले लीजिए, उनकी उनकी नीली आंखों के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं वो। तो ये इनके हेरिडिटी के कारण ही हुआ है। हेरिडिटी से क्या निर्धारित होता है? बालों का रंग, हमारी आंख की पुतली का रंग, हमारी त्वचा का रंग, हमारी स्किन का रंग, ये हमारे हेरिडिटी से निर्धारित करती है। और इन्वायरमेंट क्या करती है? उसी को पोषने का काम करती है, उसी को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती है, उस वातावरण में आपको जिंदा रखने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती हैं। बहुत विधिवत ढंग से गाइस इसको समझेंगे, बहुत आसानी भाषा से आपके घरेलू एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आइए देखते हैं ये जो सारे नियम आपके सामने दिख रहे हैं, इन सारे नियमों को हम विधिवत ढंग से क्रमवार डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देखते हैं, अगर आईडी वीडियो सब कुछ सही है फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सब कुछ सही चल रहा है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बीज कोश की निरंतरता का नाम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म देखते हैं। रूल्स नंबर 1 देखते हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म यानी कि बीज कोश की निरंतरता का नियम। क्या कहते हैं? बीज कोश की निरंतरता का नाम का नियम। क्लियर? बीज कोश की निरंतरता का नियम लाने वाले कौन थे? बीजमैन साहब थे। कौन? बीजमैन। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता है। यानी कि इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो कि बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। ध्यान दीजिएगा कि बीजमैन साहब का कहना क्या था कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, बालक को जो जन्म देने वाला जर्म प्लाज्म होता है, यानी कि बालक को जन्म देने वाला जो बीज होता है, बीज, वो कभी नष्ट नहीं होता है। यानी कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता है। यानी कि बीज कोश, जो बालक को जन्म देने वाला बीज कोश होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। यानी कि बीज कोश का कार्य केवल उत्पादक कोशों का निर्माण करना। क्या करना है? उत्पादक कोशों का निर्माण करना है। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है, उसे वह अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं। जैसे अब कोरोना आया था, आपको पता है कोरोना एक जर्म ही तो था, एक बीज कोश ही तो था। कोरोना क्या था? एक जर्म ही तो था, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करता था? संक्रमित करता था। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करता था? प्रभावित करता था। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करता था? इन्फ्लुएंस करता था। यानी कोरोना क्या था? वो एक जर्म ही तो था, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता था। इसी तरह से बीज कोश भी होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया जाता है। माता पिता इसके वाहक होते हैं। तो आई होप आपको समझ में होगा कि बीज कोश का कहना था कि बीज कोश इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाले जो बीज कोश होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते हैं, वो बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं, ट्रेवल करते हैं, फॉरवर्ड होते रहते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? ओके, बात करते हैं
ऑफ क्या बोलते हैं दूसरे गुणों की। समानता का नियम, बात करते हैं समानता का नियम। पॉइंट नंबर 2 है समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। समानता का नियम क्या कहता है? यानी कि इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतानें होती हैं। यानी कि ये नियम कहता है जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतानें होती हैं। यानी कि इस नियम के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए सोरेनसन ने लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता की जो संतानें होती हैं वो बुद्धिमान होते हैं तथा साधारण माता पिता के बच्चे साधारण होते हैं, और मंद बुद्धि के माता पिता की जो संतानें होती हैं वो मंद बुद्धि की होती हैं। यानी कि इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। आप समझ सकते हैं समानता के नियम। बात करते हैं इसमें सोरेनसन ने इसको दिया था, कौन से? सोरेनसन ने। और सोरेनसन साहब ने बताया कि इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाली जो जन्म संतानें होती हैं वो अपने माता पिता के समान होती है। यानी कि लाइक बिगेट्स लाइक, समान समान को जन्म देगा। यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, भिखारी का बेटा भिखारी होगा, चोर का बेटा चोर होगा, डाकू का बेटा डाकू होगा, लुटेरा का बेटा लुटेरा होगा। ये नियम तो यही कहता है लाइक बिगेट्स लाइक, जबकि इसके विपरीत गुण भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम को खंडित करते हुए कहा भाई साहब तुम गलत हो, मैं तुम्हारे नियम को फॉलो नहीं करता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर का बेटा इंजीनियर नहीं होता है, चोर भी बन जाता है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता है, वो IAS भी बन जाता है। वकील का बेटा वकील ही नहीं बनता है, वह SB या पुलिस भी बन सकता है। तो इस तरह से इस नियम का खंडन किया गया है। अब बात करते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। पॉइंट नंबर रूल्स नंबर 3 क्या कहता है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ओके, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। ओके, इसमें कौन से लैमार्क लोग थे? ये लोग लेके आए। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने बच्चे के जीवन काल में जो गुण अर्जित किए जाते हैं वो उसकी संतान को प्राप्त किए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस नियम के अनुसार क्या करते हैं? लैमार्क ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन काल में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उसके संतान को संक्रमित कर दिया जाता है। लैमार्क थे, ये लोग इसमें काम कर रहे थे। इनका कहना था कि व्यक्ति द्वारा जो कुछ भी उसके जीवन काल में, चाहे वह चोरी सीखेगा, चाहे डकैती सीखेगा, चाहे वह या क्या बोलते हैं कुछ भी सीखेगा, वॉट एवर ही लर्न्स, जो कुछ भी सीखेगा वो उसके आने वाली संतान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन वुडवर्थ ने इसको मना कर दिया। वुडवर्थ ने कहा भाई साहब गलत बोल रहे हैं, मनुष्य अपने जीवन काल में जो कुछ भी सीखता है वो अपनी संतान को ट्रांसफर नहीं करता है। कहा कैसे? अब बताओ। जब इनसे पूछा गया बताइए भैया आप जो कह रहे हो कि जो आप कह रहे हो कि बालक जो कुछ भी अपने जो माता पिता जो अपने जीवन भर में सीखते हैं वो अपने व्यक्ति को अपने बालक को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन समझाओ तो कैसे ट्रांसफर करते हैं? हमने तो अपने जीवन काल में ऐसा कभी नहीं देखा है। और जब समझाने का समय आया तो चुप गए और पीछे हट गए, नहीं कह पाए। तो यहीं पर वुडवर्थ ने एक नियम लेके आते हैं, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। पॉइंट नंबर 4, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। और इस नियम के अनुसार वुडवर्थ ने बताया कि बालक जो व्यक्ति जीवन काल में अपने सीखता है वो अपनी संतान को ट्रांसफर नहीं करता है। कहा कैसे नहीं करता? कहा अपने जीवन काल में हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो माता पिता की बच्चियां पैदा होती हैं वो क्या होती हैं? छिदे हुए कान के साथ नहीं पैदा होती हैं। मान लो कोई गांव में अक्सर आपने देखा होगा जो भी माताएं बहनें होती हैं उनके कान छिदे हुए होते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे को जन्म देती हैं क्या उनके कान छिदे हुए होते हैं? नहीं होते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल उन्होंने वुडवर्थ ने उठाया कि अपने जीवन काल में देखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन काल में सीखा है और वही चीज़ उसके संतान को ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक पैर टूट जाता है, तो क्या उसकी होने वाली संतान बिना पैर के साथ पैदा होगी या टूटे हुए पैर के साथ पैदा होगी? हमने तो अपने जीवन काल में ऐसा कभी नहीं देखा है। कौन कहता है? वुडवर्थ कहते हैं।
तो भाई आप कैसे कह रहे हो कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लाए हो कि व्यक्ति जो अपने जीवन काल में सीखता है वो उसके अगले संतान में ट्रांसफर कर लिया जाता है? कैसे कह रहे हो? तो बुड़बर्ट ने भाई इस नियम को खंडित कर दिया उन्होंने। तो कुछ दिन इन लोग तो रुके रहे, फिर रिसर्च किए, फिर से इस नियम को संशोधित करके एक नया इस नियम को संशोधन करके लाया और बताया भैया ये देखो हम बता रहे हैं, कहाँ देखो एग्जाम्पल सामने, एग्जाम्पल उन्होंने बताया। मैकडूगल आ गए तुरंत माउस पे प्रयोग कर दिए, चूहे पर। उसके बाद लैमार्क आ गए सीधा लंबे गर्दन में प्रयोग कर दिए, क्या बोलते हैं, जिराफ पर कर दिए। उसके बाद हैरिसन आ गया सीधा कीटकतंगों पर प्रयोग कर दिया। भैया एक नियम क्या चल रहा है बताया? देखो आप कह रहे थे ना कैसे होगा, हम बता रहे हैं कैसे होगा। कैसे कहा? हमने इस चूहे जो है इस चूहों को जाने के लिए तालाब में एक रास्ता बनाया था और एक रास्तों को हमने उजाला रखा था और एक रास्तों में अंधेरा रखा था। और जिस रास्ते में उजाला था उसमें हमने करंट सेट किया था और वो रास्ता जाता तो सीधा तालाब के पास जाता था, लेकिन उस रास्ते में हमने करंट टाइप फिट कर दिया था जिससे वो शॉक लगता था, वो वापस लौट आ जाते थे। लेकिन उसके बगल से एक अलग रास्ता था जिसमें अंधेरा था, वो सीधा तालाब में जाता था, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने ऐसा प्रयोग किया, चूहे जाते थे जब उनको शॉक लगता था और ये वापस आ जाते थे। और दूसरे तरीके मतलब कई बार जाते थे आते थे, ऐसे से उन्होंने कई बार 165 बार गलतियाँ की। उसके बाद वह सीख गया कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते से जाना है। और इसी तरह से जब उनके बच्चे पैदा हुए तो कम गलतियाँ करते वो सबसे कम गलतियाँ करके, यानी कि 1-2 बार गलतियाँ करके उस रास्ते से ना जाकर इस अंधेरे वाले रास्ते का चुनाव करते थे। इसलिए ये अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम यह कहता है कि जो कुछ भी अपने चूहे ने प्रयास करके सीखा था वो अपनी आने वाली संतान यानी कि अपने आके चूहे के बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। कहा अच्छा भाई इस तो अजीब बात है। तो लेकिन वुडबर्ग कहते हैं भैया हमने अपने जीवन काल में कई चूहे पकड़े और उनकी हमने पूंछ काट दी। आप चूहे का नियम दे रहे हो ना, अपने मतलब वुडबर्ग कहना था, वुडबर्ग कहते हैं आप चूहे की बात कर रहे हैं ना, हमने अपने जीवन काल में कई चूहे पकड़े और उसकी पूंछ काट दी, लेकिन हमने कोई ऐसा चूहा नहीं देखा कि जो बिना पूंछ के साथ पैदा हो। वो पैदा होता था पूंछ के साथ पैदा होता था। तो ये अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम सही कहाँ है, गलत हो रहा है आपका। फिर उन लेमार्क आ गए भैया, लेमार्क कहें अच्छा हम बता रहे हैं कैसे, कहीं कैसे भैया बताओ जरा, कहीं रुको बता रहे हैं, कहीं कैसे, कहीं पहले क्या थी, ये जो जिराफ की गर्दन लंबी थोड़ी थी वो तो जमीन पे शाकाहारी भोजन करता था। कालांतर में जैसे समय बीतता गया उनको भोजन प्राप्त करने के लिए उनको सर उठाना पड़ा, क्योंकि पेड़ पत्तियाँ घास फूस तो उतने रह नहीं गए थे और पत्तियों को खाने के लिए वो गर्दन को ऊंची करके खाते थे। लेकिन अब जो उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लंबी गर्दन के साथ ही पैदा हो रहे हैं। तो ये क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम ही तो है। जो जिराफ पूरे जीवन काल में उसने सीखा, अपनी गर्दन को प्रभावित करके उस पेड़ की पत्तियों को खाया, वही गुण तो उसने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया और उसके जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो भी लंबी गर्दन के साथ पैदा हो रहे हैं। तो अर्जित गुणों के संक्रमण नियम सही नहीं हुआ। कहा हाँ भाई अब भी तो सही कह रहे हो। तो बगल में हैरिसन था, वो कहाँ चुप रहने वाले, बोला इधर आओ, बोले कहा अरे इधर आओगे, बोले कहा बताओ, बोलो हमने भी प्रयोग किया है, कहीं क्या प्रयोग किए हो, कहीं देखो, कहीं नहीं क्या दिखा रहे हो, कहीं कीट पतंग को दिखा रहे हैं, मक्खियों को, कहीं कैसे, कहीं हमने कुछ मक्खियाँ ली थी जो फैक्ट्री के पास पाली और कुछ मक्खियाँ ली जो हमने साफ स्थान पर, नहीं कि अच्छे वातावरण में उनको पैदा पाला हूँ। लेकिन जो तो साफ वातावरण में थे उनका तो रंग वैसे ही है, सफ़ेदे हैं वो, लेकिन ये जो बगलिया वाली है मक्खिया फैक्ट्रिया पास वाली वो तो करिया हो गई भैया। कहीं कैसे, कहीं कि उसका प्रभाव पड़ गया किसका, फैक्ट्रिया का। कहीं फैक्ट्री के पास में जो मक्खियाँ पाली थी उनके प्रभाव के कारण वो काली हो गई और वो जो जन्म दे रही हैं अब इस समय अपने बच्चों को वो भी काली ही दे रही हैं। तो यहाँ पे जो मक्खियों ने अपने जीवन काल में सीखा वो अपने बच्चों को, अपने संतानों को ट्रांसफर किया, इसलिए ये नियम सही है। अब बोले भैया बहुत परेशानी में डाल दिए हो, तो वहीं पर डार्विन आते हैं, फिर दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। डार्विन ने कहा कि देखो भाई आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो, हमने माना कि आपने अपने जीवन काल में 100 चूहों या 1000 चूहों के पूंछ काटे, लेकिन कोई ऐसा चूहा नहीं पैदा हुआ जो बिना पूंछ का पैदा हो। और हमने ये भी माना कि आपने जो प्रयोग किया जिराफ पर, वो अपनी गर्दन को खींच को लंबा किया और वो खींच के लंबी गर्दन का गुण अपने संतानों को ट्रांसफर किया, दोनों सही हो। बोला तो बताओ कैसे सही है। बोला देखो व्यक्ति को
जो जीने के लिए उपयोगी होता है वो गुण अपने संतान को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जीन्स के माध्यम से, और जो गुण उसके जीवन के लिए, उसके जीन के लिए, उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। इसमें कटी हुई चूहों के पूंछ का गुण उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए उसको ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और इसमें उस क्या बोलते हैं जिराफ के गर्दन का गुण उसके जीने के लिए, उसका जीने का आधार था, भोजन का आधार था, जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए वो गुण उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि जो गुण उसके जीन को प्रभावित करती है, जो गुण उसके जीवन को प्रभावित करती है, वो गुण एज इट इज उसके संतानों में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, और जो गुण जीवन के लिए या जीन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं वो उसके संतान को ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मूव करते हैं अगले रूल्स पे। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला नियम आता है सांख्यिकी का नियम। कौन सा नियम? सांख्यिकी का नियम। सांख्यिकी का नियम लाने वाले कौन थे? गाल्टन साहब थे। गाल्टन, वही गाल्टन जो गणितीय सिमेट्री का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा बालक जो कुछ भी अपन सीखता है, जो कुछ भी बालक को मिलता है, वो तो 1/2 भाग उसके माता पिता से, उसके 1/4 उसके क्या दादा दादी से, तथा 1/8 भाग उसके एंसेस्टर से प्राप्त होता है, यानी कि उसके पूर्वजों से प्राप्त होता है। बालक जो सामने दिख रहा है आपको, उसमें सिर्फ माता पिता का ही योगदान नहीं होता है, उसके पूरी पीढ़ी और पूर्वजों का भी योगदान होता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी जो बच्चा जन्म लेता है तो मंद बुद्धि का हो जाता है, यानी कि जिसके माता पिता बहुत पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उच्च कुल में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी मंद बुद्धि के पैदा हो जाते हैं। और जिसके माता पिता एकदम मूर्ख होते हैं, आपने देखा होगा उसके घर में कभी कोई ना कोई IAS भी बन गया होगा, यानी कि बहुत बुद्धिमान होगा। तो उसके फोर फादर पे डिपेंड करता है, उसके जीन्स जो होते हैं, पूरा गुण उसके माता पिता का ही नहीं, उसके पिछली संतान का भी, उसके पिछली पूर्वजों का भी ट्रांसफर हो जाता है, जैसा कि मेंडल ने बताया था। अभी मेंडल को नियम को भी समझेंगे। ओके, तो इस अनुसार क्या होता है कि 1/2 भाग माता पिता तथा 1/4 भाग दादा दादी तथा 1/8 भाग उसके एंसेस्टर्स पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। और इसी तरह 1/16 1/32 के रूप में बढ़ता चला जाता है, जितनी लंबी उसकी संतान उसी पीढ़ी रही होगी। तो गाल्टन का कहना था, इसको समझाने के गाल्टन ने बकायदा एक गणितीय सिमेट्री का प्रयोग किया और बताया कि इसी तरह से गुण डाइवर्ट होते चले जाते हैं, इसी तरह से जो गुण होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जो संतान पैदा होती है उसके तो आधा भाग उसके माता पिता की होती है, उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद 1/4 भाग उसके दादा दादी का होता है, 1/8 भाग उसके पूर्वजों का होता है, उसके एंसेस्टर्स का होता है। ये था गाल्टन के सांख्यिकी का नियम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? भिन्नता का नियम। किसके नियम की बात करते हैं? भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ वेरिएशन भिन्नता का नियम कहता है कि जो व्यक्ति जन्म देता है अपनी संतानों को, उनकी संतानों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जबकि हमने देखा कि एक ही माता पिता के संतान जो होते हैं रंग रूप आकार में एक दूसरे के समान होते हुए भी उनसे भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति जिसकी शादी हुई, मान लो एवरेज आप बहुत आसानी समझ सकते हो, 20 से 21 वर्ष में शादी हुई, उन्होंने अपने पहले बच्चों को जन्म दिया 22-23 साल में। इस समय जो जन्म हुआ बच्चा हुआ है उनका, और दूसरे बच्चे को उन्होंने मान लो 27
से 28 साल में जन्म दिया, तो जो दूसरा जन्म हुआ, दूसरा बेटे का जन्म हुआ या बच्चे का जन्म हुआ, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से साथ समझ में आएगा। किसी व्यक्ति की शादी हुई 20 से 21 साल में, उसने पहले बच्चे को जन्म दिया 23 साल की उम्र में, दूसरे बच्चे को जन्म दिया 27 साल की उम्र में, यानी 4 साल के बीच का अंतर है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे देखा ये जाएगा कि इस समय जो इस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है, इस समय इनकी बुद्धि कैसी थी, काम करने की क्षमता कैसी थी, आकार कैसा था, और इनको कोई माइंड में डिप्रेशन तो नहीं था, या बहुत अच्छे थे इस समय पर। और ये समय बीतता गया, बीतने के साथ साथ इनमें डिप्रेशन आया, तनाव आया, चिंताग्रस्त हुई। तो जिस तरह, जिस सिचुएशन में, जिस वातावरण में थे, उसका पूरा का पूरा प्रभाव इनके बच्चों पर पड़ता है। और इस तरह से इस प्रकार का एक चुस्त दुरुस्त अच्छा फुर्तीला बच्चा पैदा होता है। और यहीं पर इनमें मानसिकता था, तनावग्रस्त था, चिंता थी, इसका पूरा प्रभाव इनके बच्चों पर गया। और इस समय होने वाला बच्चा तनाव मानसिकता से घिरा हुआ पैदा होता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। इसे हम भिन्नता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में होगा, बहुत अच्छी तरह से डाउट क्लियर होगा। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं प्रत्यागमन का नियम। क्या होता है प्रत्यागमन का नियम? ये प्रत्यागमन का नियम क्या है भाई, इसे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या करता है, इसमें माता पिता के एकदम विपरीत गुण पाए जाते हैं, एकदम उलट गुण पाए जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों पाए जाएंगे? इसमें 2 गुण होते हैं, एक तो रिसेप्टिव होता है, एक तो क्या होता है, डोमिनेट होता है। एक रिसेप्टिव होता है, रिसेप्टिव, दूसरा डोमिनेट। ये 2 गुण होते हैं। और जब ये दोनों गुण आपस में मिलते हैं तो इनमें मानो एक जंग सी होती है। और जो गुण डोमिनेट होता है रिसेप्टिव को, सुप्त गुण को दबा देता है। और इसलिए इस माता पिता के एकदम विपरीत संतान पैदा होती है, जिसे आप मंद बुद्धि की संतान कहते हैं, जिसे आप एक होशियार माता पिता के एकदम मंद बुद्धि की संतान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, भिन्नता का नियम कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं किसका नियम, देखते हैं मेंडल का नियम देखते हैं। किसका नियम? मेंडल का नियम देखते हैं। कौन? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का नियम, मेंडल का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए, ठीक है। प्रभावजा का नियम दिया था उन्होंने, लव अभिहरण का नियम दिया था। ओके, तो मेंडल का विचार देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ सकते हैं। मेंडल ने कहा था, एक पादरी थे, गिरजाघर में रहते थे, उन्होंने क्या किया, कुछ मटर के बीए थे, उन्होंने अपने गिरजाघर के सामने बो दिया था। अब उन्होंने देखा जो मटर के बीए थे जन्म लिए, जबकि मटर बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके होने की संतान बढ़िया थी। फिर उन्होंने उस मटर को लिया, फिर बो दिया। ऐसे उन्होंने कई बार देखा, उन्हें बहुत अंतर पाया गया कि कुछ तो बहुत अच्छी संतान थी पैदा हुई उसकी, और कुछ बहुत खराब संतान पैदा हुई। तो उन्होंने इस प्रकार से 3 नियम दिया था, जिससे आप समझ सकते हैं प्रभावता का नियम था, अभिहरण का नियम था, और का नियम था। ये सारे 3 नियमों को उन्होंने बताया था। क्लियर। तो मेंडल का हिस्सा खाली था, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन उठता नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन उठता था वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।